हेलो बच्चों लोग, स्वागत है आपका हमारे एल1 कोचिंग के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आपका केमिस्ट्री टीचर इम्तियाज़ अहमद आपको 9th क्लास से जुड़ी हुई केमिस्ट्री की बातें बता रहा हूं। इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि बातें नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये कहानी वाली बात कैसे हो गई, कैसे हम लोग कहानी कहाँ पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है एक केमिस्ट्री टॉपिक पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री टॉपिक जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है और डिफ़िकल्ट चीज़ कहानी कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं होती है। पर यकीन मानिए, अगर आप चीज़ों को सही तरीके से पढ़ेंगे, सही तरीके से लॉजिकल वे में, सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीज़ कहानी की तरह ही लगेगी, कहानी की तरह। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि मुझे जब नॉवेल पढ़नी होती है तो मैं यही करता हूँ कि नॉवेल को एकदम प्रॉपर टाइम पर पढ़ता हूँ, प्रॉपर आराम से, एकदम इत्मीनान से पढ़ता हूँ। हड़बड़ी में नॉवेल को कभी भी नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर मोटी मोटी नॉवेल को आप हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नॉवेल में फालतू चीज़ें दी हुई है, नॉवेल समझ में नहीं आया, नॉवेल का मेन जो कॉन्सेप्ट है वही नहीं क्लियर हुआ है। तो असल में नॉवेल की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। आपने नॉवेल को अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं, एकदम सिस्टमेटिक वे में पढ़ा नहीं। बहुत सारे बच्चों की ये आदत होती है कि पहले ही क्या करते हैं कि आखिरी वाला पेज पढ़ लेते हैं, एंड क्या है वही पढ़ लेते हैं। जब एंड पढ़ लेते हैं तो उसके बाद पूरा का पूरा मज़ा एकदम ख़राब हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट पेज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किससे बेटा? फर्स्ट पेज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन सिस्टमेटिक वे में प्रॉपरली तरीके से हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, एकदम कहानी की तरह पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक एकदम आसान हो जाए, हमको केमिस्ट्री पढ़ने में एकदम इंटरेस्ट आए। हमारा मेन एम यही होना चाहिए कि केमिस्ट्री हम लोग इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें, जिससे कि केमिस्ट्री से हमें ना तो डर लगे, ना तो हमें बोरियत लगे, और नंबर जो है हमारा अच्छा आएगा। एंड यस, हम लोग क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। सर पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत होती है कि सर पढ़ लेते हैं पर याद नहीं रहता है। वो गलती वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग का काम ही है कि हम लोग बच्चों को, स्टूडेंट्स को एनालाइज करते हैं कि उन लोग की प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, उनकी गलती कहाँ पर है। क्योंकि स्टूडेंट्स सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि उनकी असल में गलती कहाँ पे हो रही है। तो आप जो बोल रहे हो कि हम पढ़ तो लेते हैं फिर हम उसको भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। तो असल में दिक्कत आपने वहाँ पर क्या किया, आपने गलती कहाँ पे की है कि आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है। ठीक है, आपने आज का लेक्चर किया, आज के लेक्चर में आप लोग बहुत सारी नई नई बातें पढ़ोगे, बहुत सारी नई नई चीज़ें आप लोग समझोगे। तो नई चीज़ों को जो आप लोग पहली बार पढ़ते हो तो वो एकदम प्रॉपरली तरीके से आपके दिमाग में फिट नहीं बैठता है। यकीन मानिए, ये हकीकत है कि जब भी हम कोई चीज़, नई चीज़ पढ़ते हैं या फिर करते हैं तो वो एक ही बार में एकदम उसमें परफेक्शन नहीं आ पाता है। परफेक्शन लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि हमें फिर से उस चीज़ को दोबारा रिपीट करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप देखिए, कोई भी चीज़ आप पहली बार करेंगे तो वो अच्छी तरीके से नहीं होता है, पर जब आप उसी चीज़ को दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे तो चीज़ें और भी अच्छे से होने लगती है। तो वही बात है कि पहली बार अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको हो सकता है कि वहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगी, होती भी है। पर जब आप उसी कॉन्सेप्ट को दूसरी बार, तीसरी बार रिवाइज करोगे तो आपको पूरा का पूरा कन्फ्यूजन, आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुशबू सिंह फ्रॉम दी टॉप, आई एम दी रीडिंग द लिस्ट हु आर ज्वाइंड विथ अस। खुशबू सिंह, साहिल यादव, ममता यादव, सुधीर यादव, संदीप, अम्बरीश, साहिल अगेन, दक्ष, साहिल, सुधीर। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया है कि सर अच्छा ये तो पढ़ लिया है, नो सर याद रहता है। ऑब्वियसली साहिल, आपका परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है एंड आई एम वेरी प्रीटी मच सेटिस्फाइड फ्रॉम योर परफॉर्मेंस साहिल। दक्ष सिंह, सर निराला सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? असल में निराला सर को कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो अभी क्लास नहीं ले रहे हैं, पर आई होप अगले हफ्ते वो सारे फैमिली प्रॉब्लम्स को दूर करके वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो थोड़ी दिनों के लिए आप इंतज़ार करिए, निराला सर ज़रूर आपकी क्लास लेंगे और धड़ाधड़ ताबड़तोड़ आपकी क्लास लेंगे। सर हम रिवीजन नहीं करते हैं, ये तो बड़ी गंदी बात है ममता, काहे नहीं करती है रिवीजन? रिवीजन मस्ट है, मैंडेटरी है। ठीक है सुधीर सर, व्हेन वी आर लर्निंग वी लर्न ऑल थिंग्स, बट व्हेन वी सिट इन एग्जाम हॉल द
आंसर इज नॉट कमिंग, प्लीज टेल व्हाई। सुधीर, ये तो बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ भी याद नहीं रहता है। असल में एग्ज़ाम में बैठने पर अगर आपको कुछ भी याद नहीं होता है तो वहाँ पर जो दिक्कत है वो है आपको कॉन्फिडेंस की दिक्कत है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो है, इसी वजह से आप भूल जाते हैं। क्योंकि जब दिमाग में डर रहता है ना तो बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आप भूल जाती हैं, एकदम भूल जाती हैं। आपको पता ही होगा कि किसी भी डर वाली सिचुएशन में आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं होता है, आपका हड़बड़ी वाला काम होता है। तो असल में वहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है। इस वजह से एग्ज़ाम सेंटर में आपने बैठा, एग्जामिनेशन पेपर देखा और देखा कि ये तो कुछ भी नहीं याद है, बस सब चीज़ तो हमने पढ़ा था। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए आप क्या करिए, सवाल ज़्यादा लगाइए। जितना ज़्यादा सवाल लगाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। और अगर मैं कहूँ तो जो एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें दो चीज़ों की ज़रूरत रहती है। एग्ज़ामिनेशन में केवल दो चीज़ों की ज़रूरत रहती है। पहला आपका कॉन्सेप्ट, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस। बस यही दो चीज़ों की ज़रूरत रहती है। किसी भी एक चीज़ को लेकर आप एग्जामिनेशन को एक्सेल नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये लगता है कि हम कॉन्सेप्ट पूरा रट लें, सवाल ना लगाएं, कॉन्सेप्ट पूरा रट के जाएं, सवाल ना लगाएं, आपका एग्जामिनेशन कभी भी अच्छा नहीं होगा। आपके मन में डर बनी रहेगी। दूसरी बात, अगर आपने एकदम कॉन्फिडेंस होके गए पर आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बस सुबह उठे बोले कि आज तो हम पेपर फोड़ के आएंगे, आज तो हम पेपर को एकदम लगा के आएंगे, 100% मार्क्स लेके आएंगे, पर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है, तो इतना कॉन्फिडेंस होने के बाद भी आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आप सवाल देखोगे, बोलोगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, खत्म बात है। तो दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्फिडेंस एज वेल एज कॉन्सेप्ट, दोनों। अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो पेपर अच्छा होगा, अगर आपका कॉन्फिडेंस भी लेवल हाई है तो पेपर डेफिनेटली अच्छा होगा। एंड यस, जोश इज़ वेरी वेरी हाई दक्ष, ठीक है, हाउ इज़ द जोश, हाई सर। तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 8, एंड द टॉपिक विल बी द सेम, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और मेरे बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, तो हम क्या करते हैं कि चीज़ों को स्किप करते हैं। 11 एस्पायर ऐप आप जानते हैं, उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, डाउनलोडिंग पार्ट पे भी ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, कल के लेक्चर में मैंने आपको जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताया था, दैट वाज द क्या, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट था। हमारे 9th क्लास के सिलेबस में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का तो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, पर काइनेटिक एनर्जी का इनडायरेक्टली यूज़ किया है, पर वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टर्म का यूज़ नहीं किया है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे भी एनर्जी से जुड़ी हुई बात हो रही है तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल में डिफ्यूजन हो रहा है, तो डिफ्यूजन के रेट को हम लोग अल्टर कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, हीट देकर, और जब हीट देते हैं तो पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता दिया था और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बता दिया था। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या था, एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, एक मोशन की वजह से, दूसरा पोजीशन की वजह से है। दैट इज द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू आवर सिलेबस। और फिर मैंने आपको पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये सब भी मैंने आपको बता दिया था विद प्रॉपर एग्जाम्पल, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट। आई होप यू ऑल पीपल गॉट दैट पॉइंट यस्टरडे। कोई दिक्कत, कोई कष्ट भरी बात, कोई दुख भरी बात बताइए, हम उसका समाधान निकालें। वेरी गुड। नो डाउट, ओके। तो अगर कोई डाउट नहीं है तो सवाल लगाओ। लेट्स वार्म अप योर ब्रेन। और आपके ब्रेन को वार्म अप करने के लिए एक ये सवाल है, कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, हमने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, तो कॉन्सेप्ट का हम लोग प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे। सवाल है, अ फ्यू सब्सटेंसेस अरेंज्ड इन दी increasing order of force of attraction between their particle, okay, which is the correct representation। कौन सा इसमें सही है, ए ऑप्शन वाटर एयर विंड, बी ऑप्शन एयर शुगर ऑयल, सी ऑप्शन ऑक्सीजन वाटर शुगर, एंड डी ऑप्शन सॉल्ट जूस एंड एयर। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा?
1 मिनट का समय देते हैं। 1 मिनट के समय में आपको जो भी सोचना है सोचिए, पर सवाल आप लोग सही तरीके से पढ़ के जवाब सही दीजिए। ओके, आंसर आना शुरू हो गया है। अमरीश को लगता है सी, वंदना को भी लगता है सी, हेमा जी को भी लगता है सी, अक्षय, सुधीर, श्रेया, ममता, और ममता को लगता है कि वीडियो इज नॉट क्लियर। बेटा मे भी हो सकता है कि वीडियो अभी क्लियर नहीं हो आज के दिन में, क्योंकि मौसम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ का भी मौसम बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है कि यहाँ पे बारिश बहुत सुबह से हो रही है, और इस बारिश के मौसम में नेटवर्क में तो कुछ दिक्कत आई जाती है। आई होप आपके एरिया में भी नेटवर्क में दिक्कत होगा। तो एक बार आप क्या करिए कि वीडियो को रिफ्रेश करिए, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन वी कैन से दैट। वीडियो को रिफ्रेश करिए, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। ठीक है, जैसे कि अक्षय को वीडियो क्लियर दिख रहा है। तो सारे बच्चों ने सी ऑप्शन सही बताया है, और हम देखते हैं कि क्या वाकई में सी ऑप्शन सही है। एकदम सही है बेटा, सी ऑप्शन इज द राइट वन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो गैस है, वाटर जो है वो लिक्विड है, और शुगर जो है वो सॉलिड है। तो मैंने आपको कल बताया था कि गैस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमज़ोर होता है, वाटर में ज़्यादा होता है, और शुगर में जो कि सॉलिड है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। ऊपर अगर देखिए वाटर एयर विंड, वाटर एयर विंड, नहीं विंड तो होगा ही नहीं, विंड तो एक मैटर है ही नहीं। विंड क्या है? दैट इज अ फ्लो ऑफ एयर। एयर शुगर ऑयल, एयर शुगर ऑयल गलत हो गया। एयर में कम होता है, शुगर में सबसे ज़्यादा, ऑयल में मीडियम का होता है। सॉल्ट, जूस, एयर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सॉल्ट, जूस और एयर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और सी वाला जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर है। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज द की पॉइंट। जल्दीबाजी में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डी भी लगा के आ जाते, बोलते हैं कि भी तो सही है, ऑर्डर तो चेंज कर रहा है, पर हमें देखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, और यही जो है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। नीचे वाला जो है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसलिए ये नहीं है, और ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ओके, यू गॉट माई पॉइंट। सारे बच्चों को पॉइंट समझ में आ गया, वेरी गुड। नोट कर लीजिए। So, shall we move to next slide with our today's lecture? बताइए बेटा, how is the जोश? सुधीर को बोल रहे हैं कि सर व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी को मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, आप कल के लेक्चर को अरेंज करके उसको देखिएगा। प्लीज़ go back to my previous lecture, you will get the detailed knowledge about the potential energy। आज उसको अगर बताएंगे तो फिर से 10-15 मिनट तो ऐसे ही मुफ्त में चला जाएगा, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। आप उसको फिर से देखिए, अगर कोई डाउट होता है तो फिर बताइएगा। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे रिजिड एंड फ्लूइड, दो इम्पॉर्टेंट टर्म, और इसी इम्पॉर्टेंट टर्म का यूज़ करके हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करेंगे। अच्छा, ये अमरीश एक सवाल पूछ रहे हैं, सर व्हाट इज़ अ फ्री सरफेस। अब देखिए अमरीश ने बोला कि सर ये फ्री सरफेस क्या होता है, बहुत ही कॉमन सा ये सवाल है, व्हाट इज़ अ फ्री सरफेस। फ्री सरफेस वह सरफेस होता है जो एयर के या फिर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हो, दैट इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस विच इज़ कॉन्टैक्ट विद द एयर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पेन की बात करते हैं तो इसका फ्री सरफेस क्या है, इसका जो सरफेस एरिया है जो कि एयर के कांटेक्ट में है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस बोलते हैं। जैसे कि हम अगर हम अपने बॉडी की बात करते हैं तो हमारे बॉडी का फ्री सरफेस क्या है, जो कि हमारा बॉडी सरफेस जो है एयर के कांटेक्ट में है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस। सर ब्रोनियन मोशन ऑयल में होता है, देखिए ब्रोनियन मोशन ऑयल में होता है पर बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है।
क्योंकि ब्रोनियन मोशन को होने के लिए, ब्रोनियन मोशन को होने के लिए मीडियम के पार्टिकल को मूव करना पड़ेगा, मीडियम के पार्टिकल को मूव करना पड़ेगा, तभी जाके ब्रोनियन मोशन हमें देखने को मिलता है। क्या ब्रोनियन मोशन हमें देखने को मिलता है? अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल की विस्कोसिटी काफ़ी हाई होती है। ऑब्वियस सी बात है कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से या विस्कोसिटी हाई होने की वजह से ऑयल के पार्टिकल का मूवमेंट काफ़ी स्लो होता है। और जब पार्टिकल का मूवमेंट काफ़ी स्लो है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें ब्रोनियन मोशन भी काफ़ी स्लो देखने को मिलेगा। बट येस, ब्रोनियन मोशन कैन बी सीन इन ऑयल ऑल्सो। ऑयल में भी हम ब्रोनियन मोशन को देख सकते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था कि सॉलिड को लिक्विड में या फिर सॉलिड को गैस में ऐड करने पर हमें ब्रोनियन मोशन देखने को मिलता है। अमरीश बोल रहे हैं कि सर लिक्विड हैज़ वन फ्री सरफेस। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने बीकर में लिक्विड को रखा है, बीकर में लिक्विड को रखा है और बीकर हमारा ओपन है, तो उस बीकर का जो ऊपर वाला या लिक्विड का जो ऊपर वाला जो सरफेस है वही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो दैट इज द ओनली सरफेस एरिया विच इज अ फ्री। बाकी वाटर का जो सरफेस है वो सब बीकर के कांटेक्ट में है, तो उसको हम लोग फ्री नहीं बोलते हैं। तो यस, इफ वी पुट liquid water in a beaker, then that water will have only one free surface area which is upside, ठीक है, जो कि upside है। बढ़िया। तो रिजिड एंड फ्लूइड की बात करते हैं कि व्हाट इज रिजिड एंड व्हाट इज फ्लूइड। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, उसको हम लोग देख लेते हैं सीधे, ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करेंगे, बस डेफिनेशन को देखेंगे। रिजिड इज द प्रॉपर्टी विच मीन्स अनबेंडिंग एंड फ्लेक्सिबल, कि वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से सब्सटेंस बेंड नहीं होता है या फ्लेक्सिबल नहीं होता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रिजिड या रिजिडिटी। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप, रिजिड बोलिए या फिर रिजिडिटी भी बोल सकते हैं। तो रिजिड या रिजिडिटी जो है एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारा जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, वो बेंड नहीं कर सकता है और फ्लेक्सिबल नहीं होता। जैसे कि ये पेन, ये क्या है, रिजिड है। क्यों रिजिड है? क्योंकि इसको अगर हम लोग बेंड करना चाहें नहीं टूटेगा, नहीं मुड़ेगा। अब वो बात अलग है, टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, पर मुड़ेगा नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं कि रिजिडिटी। क्या बोलते हैं? रिजिडिटी। फ्लेक्सिबल है? नहीं फ्लेक्सिबल है, बेंड नहीं कर रहा है तो फ्लेक्सिबल भी नहीं है। सो दिस मैटर, दिस सब्सटेंस इज रिजिड। ये क्या है बेटा? रिजिड। अब हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी रिजिड है? नहीं, हमारी बॉडी रिजिड नहीं है। अगर हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज आवर बॉडी इज नॉट रिजिड, इट इज फ्लेक्सिबल, दैट्स वाई वी कैन डू एनीथिंग। समझ में आई बात? दैट इज कॉल्ड एज रिजिड। वहीं अगर हम लोग फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड इज द प्रॉपर्टी विच मीन्स एबिलिटी टू फ्लो और मूव। अगर कोई सब्सटेंस फ्लो कर सकता है या कोई सब्सटेंस मूव कर सकता है, जैसे कि हम मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी क्या है? फ्लूइड नेचर का होता है। कैसा है बेटा? फ्लूइड नेचर का होता है। तो बोथ आर द प्रॉपर्टी। रिजिड भी क्या है? प्रॉपर्टी है, और फ्लूइड भी क्या है? प्रॉपर्टी है, जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। एक जो है सब्सटेंस को अनफ्लेक्सिबल बनाता है, दूसरा जो है सब्सटेंस को फ्लेक्सिबल बनाता है। एक जो है बेंड नहीं होने देता है, दूसरा जो है वो बेंड कराता है, फ्लो कराता है। सो दीज टू आर प्रॉपर्टी। नोट इट डाउन प्लीज, बेसिक सी बातें आपको समझ में आ गया होगा। सर रबर क्या है? फ्लूइड है। बच्चा पूछ रहा है कि सर रबर के बारे में क्या ख्याल है, रिजिड है कि फ्लूइड है? तो बताइए बच्चे, अमरीश का सवाल है कि सर रबर क्या है, फ्लूइड है कि रिजिड है, किस कैटेगरी में रखेंगे? फ्लूइड है कि रिजिड है, किस कैटेगरी में रखेंगे? बताइए बच्चे लोग, बताइए। रबर, बड़ा अच्छा सवाल है कि रबर जो है वो फ्लूइड है कि रिजिड है।
अब देखिए यहाँ पे दक्ष ने बोला फ्लूइड, ममता ने बोला रिजिड है, अक्षय ने बोला फ्लूइड, वंदना ने बोला रिजिड है। फ्लूइड रिजिड है। अब ये सवाल आ गया और बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है कि रबर क्या है, रिजिड है कि फ्लूइड है। अम्बरीश को लग रहा है कि वो रिजिड होना चाहिए। असल में रबर को हम लोग रिजिड की कैटेगरी में रखेंगे। अब बच्चे सोच में पड़ गए कि क्यों सर, हम तो इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तो ये क्यों फ्लूइड नहीं है, क्यों ये रिजिड है। असल में रबर को हमने इसलिए फ्लूइड में नहीं रखा क्योंकि वो अपने बॉडी को, शेप को चेंज तब तक किया रहेगा जब तक कि हमने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। जैसे ही आप उस पर से एक्सटर्नल फोर्स हटा लीजिए तो रबर क्या करेगा, अपना फिर से ओरिजिनल शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इस वजह से हम रबर को रिजिड की कैटेगरी में डालते हैं, फ्लूइड की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। रबर ने धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। ओके, तो समझ में आ गया ना। तो रबर को हम लोग किस में डालते हैं। साहिल आपका कमेंट शो कर रहा है, आपने बोला है फ्लूइड, तो आपका कमेंट शो कर रहा है साहिल। तो रबर को हम लोग रिजिड की कैटेगरी में डालेंगे। क्यों फ्लूइड की कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि रबर तब तक अपने शेप को चेंज किया रहेगा जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल प्रेशर लगाए हुए हैं। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल प्रेशर को हटा दीजिए, रबर फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, जैसा था वैसा हो जाएगा। दैट्स वाई रबर इज केप्ट इन रिजिड। उसी तरीके से स्पॉन्ज को भी, एक और सवाल आता है, रबर के कॉम्प्लीमेंट्री स्पॉन्ज भी आता है। स्पॉन्ज को भी हम लोग किस में रखते हैं, सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं, रिजिड की कैटेगरी में रखते हैं। क्योंकि स्पॉन्ज भी क्या होता है, उसको हम लोग प्रेस करते हैं तो दब जाता है, पर जब कब तक दबा रहेगा, जब तक कि हमने उसको प्रेस किए हुए हैं तब तक वो अपने शेप को चेंज किया हुआ है। जैसे ही हमने उसको छोड़ दिया फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। दैट्स वाई स्पॉन्ज इज ऑल्सो रिगार्डेड एज रिजिड। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्ट, जैसे कि एक डब्बा है और उस डब्बे में हमने टाटा का नमक डाल दिया, तो बोलते हैं कि ये टाटा का जो नमक है डब्बे में जो हमने डाला है वो सॉलिड है, रिजिड है कि फ्लूइड है। क्योंकि वो फ्लो करता है, फ्लो करता है तो बच्चे समझते हैं कि वो फ्लूइड है। वो कैसा है बेटा, फ्लूइड है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं, अच्छा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वो फ्लूइड नहीं है। क्यों फ्लूइड नहीं है, क्योंकि उस नमक का एक एक पार्टिकल को अगर आप कंसिडर करोगे तो वो एक एक पार्टिकल जो है वो अपने शेप को मेंटेन किया हुआ है। हम ओवरऑल नहीं देखेंगे, हम एक एक क्रिस्टल को देखेंगे तो वो शेप को मेंटेन किया हुआ है। तो सॉल्ट भी आपका रिजिड है, फ्लूइड नहीं है। यस ममता, अम्बरीश, सॉल्ट इज रिजिड। अब समझ में आ गया ना, सॉल्ट रिजिड है, रबर रिजिड है, उसी तरीके से स्पॉन्ज भी क्या है बेटा आपका, रिजिड है। और एक बच्चा साहिल बोल रहा है कि स्लाइम इज ऑल्सो रिजिड। बेटा स्लाइम, जैसे कि मेरा भी एक भतीजा है तो वो स्लाइम के साथ बड़ा खेलता है, तो मैं भी उसको देखता हूँ कि स्लाइम क्या चीज़ है, मुझे तो अच्छी चीज़ नहीं लगती है। बस स्लाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड की कैटेगरी में लेके जाएंगे, क्योंकि स्लाइम को आप अलग अलग शेप देते हो, जैसा आप उसको बनाना चाहो वैसा आप उसको बना सकते हो। तो वो अपने शेप को चेंज करता है, आपने उसको अलग शेप दिया, फोर्स को हटा दिया, वो उसी शेप को मेंटेन किया हुआ है। तो स्लाइम को हम फ्लूइड की कैटेगरी में रखेंगे, रिजिड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। प्लास्टिक बैग भी आपका फ्लूइड की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है, रिजिड की कैटेगरी में नहीं जाएगा, वो अपने शेप को चेंज करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर हम किसी चीज़ के शेप को चेंज कर रहे हैं फोर्स लगाकर, और जब फोर्स हटाते हैं तो अगर वही शेप मेंटेन किया हुआ है तो वो फ्लूइड हो गया। अगर फिर से शेप को रिगेन कर लिया, पुराने वाले शेप को रिगेन कर लिया, तो वो क्या हो गया, रिजिड हो गया। दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट। लिख लीजिएगा, मैं स्टेटमेंट लिखवा लेता हूं। स्टेटमेंट लिखेगा, इफ वी चेंजेस द शेप ऑफ द सब्सटेंस, लिखेगा if we changes the shape of the substance by applying force, if we changes the shape of the substance
by applying force, but on removing force, substance regain its original shape. Substance regain its original shape. Substance regain its original shape. Then the substance will be rigid. Then the substance will be rigid. Then the substance will be rigid. तब सब्सटेंस क्या रहेगा बेटा? रिजिड रहेगा. सब्सटेंस विल बी रिजिड. ठीक है, लिख लिया? ओके, रिटन. अमरीश, अक्षय, श्रेया, यस. सुगर इज ऑल्सो रिजिड. ममता, साहिल, दक्ष, कुमारी, हेमा, रिजिड. ठीक है, तो ये हो गया. अब बेसिक सी बातें जो कि आपको पता है उसी चीज को हम लोग रिवाइज करेंगे. आप लोग नोट करते चलिएगा. फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर मैटर कैन बी क्लासिफाइड फिजिकली इनटू 3 पार्ट. 3 मेजर पार्ट होता है. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप. 3 ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है क्या? गैस होता है. यही 3 चीज के बारे में हमें पढ़ना है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जो अलग से जो 2 चीज आपके दिमाग में आ रहा है उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है. कुछ लोग बच्चे बोल रहे हैं कि सर चौथा BEC लिख लीजिए और 5वां प्लाज्मा लिख लीजिए. तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, उसको हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कॉमन नहीं है. हमारे नेचर में, हमारे अर्थ में BEC एंड प्लाज्मा आर नॉट द कॉमन स्टेट ऑफ द मैटर. हमारे अर्थ में कॉमन स्टेट ऑफ द मैटर क्या है? यही 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दैट इज द थिंग विच यू हैव टू नोट इट डाउन अगेन. ये मत सोचिए कि हमने एक बार लिख लिया है, कोई बात नहीं. अब दूसरी बार लिखिए, तीसरी बार लिखिए. जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. हम जो सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज के आधार पर. जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, अगले स्लाइड में और 5 प्रॉपर्टीज है. तो इसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. मैटर को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. क्या बेटा? मैटर को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आज की क्लास में आपको केवल डिफरेंशिएशन बताते हैं कि क्या क्या डिफरेंट है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीजन की बात करेंगे. हमें केवल डिफरेंस नहीं पढ़ना है. हमें केवल डिफरेंस नहीं पढ़ना है. हमें डिफरेंस के साथ साथ ये भी पढ़ना है कि वो किस वजह से डिफरेंट है. जैसे कि पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया है कि शेप के आधार पर, हम शेप के आधार पर सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफरेंशिएट करते हैं. कैसे? सॉलिड में फिक्स्ड शेप होता है, लिक्विड में फिक्स्ड शेप नहीं होता है और गैस में फिक्स्ड शेप नहीं होता है. ये तो बच्चा जानता है, छोटा बच्चा जानता है कि सर सॉलिड के पास अपना फिक्स्ड शेप होता है और लिक्विड और गैस के पास अपना फिक्स्ड शेप नहीं होता है. कोई नई बात नहीं है. नई बात क्या है? किस वजह से सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप है और लिक्विड और गैस के पास फिक्स्ड शेप नहीं है. तो आज की क्लास में हम लोग डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग रीजन के बारे में पढ़ेंगे. तो पहला पॉइंट है कि अगर शेप के आधार पे देखा जाए तो शेप के आधार पर सॉलिड के पास अपना फिक्स्ड शेप होता है और लिक्विड और गैस के पास फिक्स्ड शेप नहीं होता है. आप कॉलम बना लीजिए
और डिफरेंस लिखते चलिए। पहला पॉइंट शेप, तो सॉलिड के नीचे लिखिए फिक्स्ड शेप, लिक्विड में नो फिक्स्ड शेप और गैस में भी नो फिक्स्ड शेप। वॉल्यूम की बात करते हैं तो सॉलिड के पास अपना वॉल्यूम फिक्स है, लिक्विड के पास भी अपना वॉल्यूम फिक्स है और गैस के पास अपना वॉल्यूम फिक्स नहीं है। मतलब कि गैस को जिस चीज़ में डालेंगे उस चीज़ का वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर हम छोटे से ग्लास में गैस को डाले हैं, उसमें इनक्लोज करें हैं, तो उसका वॉल्यूम जो है ग्लास के बराबर होगा। वही अगर हमने उसको बड़े से सिलेंडर में डाल दिया है तो गैस का वॉल्यूम सिलेंडर के बराबर हो जाएगा। सो वॉल्यूम के आधार पर सॉलिड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और गैस के पास फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। लिक्विड वाले पोर्शन में देखिएगा, लिक्विड के पास अपना फिक्स शेप नहीं होता है पर लिक्विड के पास अपना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट यस लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, उसके पास अपना खुद का वॉल्यूम होता है। जैसे कि हमने अगर 1 लीटर लिक्विड लिया तो उसको हम जिस भी कंटेनर में, जिस भी वेसल में डालेंगे उसमें उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा और उसका शेप जो है वो चेंज करता रहेगा। अगर हमने छोटा वेसल लिया है तो शेप छोटे वेसल के बराबर होगा, अगर हमने बड़ा लिया है तो शेप बड़े वेसल के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। सॉलिड इज रिजिड दैट्स व्हाई इट हैज अ फिक्स्ड शेप। वेरी गुड अम्बरीश, आप बात को समझ रहे हैं। डेंसिटी की बात करते हैं, पर डेंसिटी से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये डेंसिटी होता क्या है। व्हाट इज डेंसिटी? कौन बताएगा डेंसिटी की डेफिनेशन है? व्हाट इज डेंसिटी? व्हाट इज अ डेंसिटी? Very good, Ambrish. Density is defined as mass per unit volume. You can write it in your copy. लिख लीजिएगा, अलग से लिखिएगा। जैसे कि 10 लाइन तो छोड़ दीजिए, 10 लाइन में तो हम लोग डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को देखेंगे। फिर 10 लाइन के बाद आप लिखिए डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। 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 इसको समझते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है। मतलब कि हम एक वॉल्यूम को मान लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने वॉल्यूम लिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर का लेंथ है, 1 सेंटीमीटर का विड्थ और 1 सेंटीमीटर का हाइट। एक हमने ऐसा एरिया हमने असाइन कर लिया है जिसके पास 1-1 सेंटीमीटर का लेंथ, विड्थ और हाइट है। तो उस वॉल्यूम में जितना मास है दैट इज कॉल्ड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वही क्या करता है, डेंसिटी को क्रिएट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं कि 1 लीटर वॉल्यूम में हम लोग लेते हैं 1 लीटर। हमने 1 लीटर लोहा लिया है, मतलब कि 1 लीटर का मतलब हो गया कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर विड्थ, 10 सेंटीमीटर लेंथ और 10 सेंटीमीटर हाइट। तो हमने एक 10 सेंटीमीटर का हमने एक वेसल ले लिया। क्या ले लिया? 10 सेंटीमीटर का वेसल। मतलब कि एक वेसल को आप मानिए, उस वेसल की हाइट 10 सेंटीमीटर होगा, उस वेसल का लेंथ 10 सेंटीमीटर होगा और उस वेसल का विड्थ भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब कि हमने एक क्यूब लाइक वेसल लिया है जिसका तीनों एज 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 लीटर। क्या बोलते हैं इसको? 1 लीटर। अब इस 1 लीटर में अगर हम बात करते हैं तो इस 1 लीटर में हम लोग पूरा का पूरा लोहा भर दें। फिर दूसरे में इस 1 लीटर में हम लोग पूरा का पूरा पानी भर दें और फिर इस 1 लीटर में हम लोग पूरा का पूरा एयर भर दें। तो बताइए वजन कहाँ पे ज़्यादा होगा? बताइए वजन कहाँ पे ज़्यादा होगा?
वजन कहाँ पे ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है आयरन में, क्योंकि आयरन में डेंसिटी ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पे वजन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। वजन सबसे कम कहाँ पे होगा? एयर वाले में। एयर में डेंसिटी कम है तो इसलिए वजन उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। बस इतना लिख लीजिए, दैट्स ऑल, खत्म बात। सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की डेंसिटी मॉडरेट टू हाई होती है, चेंज करती रहती है और डिपेंड करता है कि लिक्विड की विस्कोसिटी क्या है। और गैस की डेंसिटी वेरी लो होती है। गैस हैव वेरी लो डेंसिटी। गैस हैव वेरी लो डेंसिटी। चौथा पॉइंट, इंटर पार्टिकुलर स्पेस, जो कि मैंने एक और नाम दिया था, ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइड। इंटर पार्टिकुलर स्पेस, इंटर पार्टिकुलर स्पेस की कहानी। सॉलिड में इंटर पार्टिकुलर स्पेस सबसे कम होता है, लीस्ट। जीरो नहीं बोलेंगे बेटा। अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, सॉलिड में भी इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता है, पर इतना छोटा होता है कि बहुत सारे लोग उसको निगलेक्ट भी कर लेते हैं, पर हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। सॉलिड में इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता है, तो सबसे लीस्ट होता है सॉलिड में। लिक्विड में लेस होता है, लिक्विड में भी होता है पर लेस होता है। सॉलिड से ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा होता है बट लेस की कैटेगरी में होता है। और गैस में बहुत ज्यादा होता है। गैस में क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है गैस में। इंटर पार्टिकुलर फोर्स की बात करते हैं कि इंटर पार्टिकुलर फोर्स क्या होता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, वेरी हाई। रीजन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लिक्विड में मॉडरेट होता है और गैस में वेरी लो होता है। गैस है वेरी लीस्ट इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड में मॉडरेट और सॉलिड में वेरी हाई इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्लीज नोट इट डाउन। ये 5 पॉइंट आप नोट करिए। नोट कर लिया तो उससे लिखिए नोटेड। ओके, सुधीर, अक्षय, बाकी बच्चे कहां गए हैं? द फोर्स बिटवीन आयन्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटर पार्टिकुलर। अब बेटा देखिए, आयन और मॉलिक्यूल का नाम दे सकते हैं, पर हम एक जनरल नाम दे देते हैं। अभी इस क्लास में हम लोग एकदम जनरल नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड एज पार्टिकल। पार्टिकल कुड बी एनीथिंग। पार्टिकल कुड बी एटम, पार्टिकल कुड बी मॉलिक्यूल, और पार्टिकल कुड बी आयन ऑल्सो। तो वी कैन यूजिंग द टर्म पार्टिकल। अगर आप एटम के बारे में बात करें तो तब आप बोलेंगे इंटर एटमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप आयन के बारे में बात करेंगे तो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों हम लोग डिफरेंट नाम का इस्तेमाल करें? हम केवल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, बात क्लियर हो जाएगा। वहीं पे बात क्लियर हो जाएगा कि पार्टिकल कुड बी एटम और मॉलिक्यूल और आयन। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। डिफ्यूजन, कॉम्प्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी के आधार पे भी हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफ्यूजन की बात करेंगे, सॉलिड में लीस्ट होता है। नो नहीं बोलेंगे कि सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात है। सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, पर इतना स्लो होता है कि आपको पता नहीं चलता है, और पता करने के लिए आपको काफी दिन तक रुकना पड़ता है, तब पता चलता है कि यस सॉलिड डू शो डिफ्यूजन प्रोसेस। तो सॉलिड में डिफ्यूजन होता है, लीस्ट होता है, लीस्ट। लिक्विड में हाई होता है और गैस में तो बहुत हाई होता है। डिफ्यूजन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन आपको बता दिया है। मूवमेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस,
spontaneous movement of particle from its higher concentration to lower concentration, that is called as diffusion. Compressibility, what is compressibility? क्या होता है compressibility? What is compressibility? What is compressibility? क्या होता है compressibility? नाम देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कि compressibility क्या होता है। Very good. Flattened or reduced pressure. Sahil Yadav, that is not as correct as it should be. Very good. Sudhir, which can compress? Ability to compress. कुमारी हेमा ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, अम्बरीश ने भी सही आंसर दिया था। Ability of a substance for being compressed. Compress होने की ability is called as compressibility. दो नाम है, compressibility, compressibility. तो लिखेगा ability of a substance, ability of a substance to being compressed, ability of a substance to being complexed, compress, ability of a substance to being compressed due to high pressure, ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने पर, रिड्यूस नहीं बेटा, इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर। कि हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से प्रेशर बढ़ाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब बाहर से प्रेशर बढ़ाते हैं तो कुछ चीज़ें जो होती है वो सिकुड़ जाती है, कॉम्प्रेस हो जाती है, तो दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेसिबिलिटी। सॉलिड में कॉम्प्रेसिबिलिटी एब्सेंट होता है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि एब्सेंट है, सॉलिड को क्या आप कॉम्प्रेस कर सकते हो? नहीं, एकदम नहीं कर सकते। रीज़न हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, पर सॉलिड को हम लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से सॉलिड में कॉम्प्रेसिबिलिटी एब्सेंट है। लिक्विड में होता है पर इतना कम होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है, बट येस लिक्विड कैन बी कॉम्प्रेस्ड, लिक्विड को हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं बाई अ वेरी स्लाइट अमाउंट। और गैस की तो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या बात है, वो तो एकदम ज़बरदस्त है, जितना कॉम्प्रेस करना है वो कॉम्प्रेस हो जाएगा। अब दक्ष बोल रहे हैं कि सर स्पॉन्ज में क्या होगा। अब देखिए स्पॉन्ज में क्या होगा, कॉम्प्रेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर, स्पॉन्ज कॉम्प्रेस हो सकता है, पर उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड की कैटेगरी में रखेंगे। ये क्या एक्सेप्शनल केस में जाएगा बेटा, अभी आपका एक एक्सेप्शनल केस में जाएगा। स्पॉन्जेस डू कॉम्प्रेस बट दे आर सॉलिड, ये एक्सेप्शनल हो गया। स्पॉन्ज का जो एग्जाम्पल है ये एक्सेप्शनल हो गया, स्पॉन्ज का एग्जाम्पल एक्सेप्शनल हो गया, एक्सेप्शन में इसको डालेंगे वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। यस अम्बरीश, स्पॉन्ज कंटेन्स एयर दैट्स व्हाई इट कैन बी कॉम्प्रेस्ड, इसी वजह से उसको हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं। पर ये सॉलिड है बेटा, ये नहीं कि कॉम्प्रेस हो गया तो सॉलिड नहीं होगा, सॉलिड है क्योंकि एक्सेप्शन में है। फ्लूइडिटी एंड रिजिडिटी की बात करते हैं तो सॉलिड आर रिजिड, लिक्विड आर फ्लूइड एंड गैस आर फ्लूइड। सॉलिड रिजिड होता है, लिक्विड फ्लूइड होता है और गैस भी क्या होता है बेटा, फ्लूइड होता है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं, पार्टिकल का अरेंजमेंट। अब यहाँ पे देखिए पार्टिकल का अरेंजमेंट मतलब कि जो हमारा सब्सटेंस है उसमें पार्टिकल किस तरीके से स्थित है। जो सॉलिड होता है उसमें सारे के सारे पार्टिकल फिक्स है, अपनी अपनी जगह पे फिक्स है, कोई अपनी जगह को छोड़ नहीं रहा है, कोई इधर से उधर नहीं कर रहा है। ऐसा कंडीशन हमें सॉलिड में देखने को मिलता है। इन सॉलिड पार्टिकल आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें, गैस की बात करें, तो लिक्विड और गैस में पार्टिकल फिक्स नहीं करता है, वो क्या करता है, मूव करता रहता है। लिक्विड में रैंडम होता है और गैस में हाईली रैंडम होता है। गैस का पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करता है, लिक्विड का पार्टिकल भी मूव करता है, तो वो फिक्स नहीं है।
और काइनेटिक एनर्जी तो मैंने आपको बता ही दिया था कि सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है क्योंकि पार्टिकल मूव ही नहीं करता है। लिक्विड में होती है पर लो होता है और गैस में वेरी हाई होता है। इनफैक्ट अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, बट हाँ सॉलिड में वाइब्रेशनल एनर्जी होता है। मतलब कि पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, पार्टिकल कोशिश कर रहा है अपनी पोजीशन पे, वो तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, तो इस वजह से वहां पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पर वहां पर क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी है। सर किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी कैसे निकालें? बेटा सब्सटेंस का डेंसिटी निकालने के लिए आपको बस एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब का जितना भी आपको वॉल्यूम लेना है, आप 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लीजिए या फिर 10 सेंटीमीटर क्यूब ले लीजिए या फिर 100 सेंटीमीटर, जितना भी वॉल्यूम लेना है उतना वॉल्यूम ले लीजिए, उसमें उस सब्सटेंस को भर दीजिए, तौलिए देखिए कितना है, जो मास आएगा उसको वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप मास कैलकुलेट करिए, उसका वॉल्यूम निकालिए, दोनों को आपस में डिवाइड कर लीजिए, देन यू विल बी गेटिंग अ डेंसिटी। प्लीज नोट इट डाउन। तो ये 10 पॉइंट हो गया जिसके आधार पे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफ्रेंशिएट किया है। तो हमने अभी केवल डिफ्रेंशिएट किया है और आगे हम लोग क्या करेंगे कि इस डिफ्रेंशिएशन के पीछे रीजन देखेंगे कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन। साहिल, लीस्ट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोलना भी सही नहीं लगता है मुझे। हमने बोलेंगे कि सॉलिड हैज 0 काइनेटिक एनर्जी बट दे हैव वाइब्रेशनल एनर्जी, बट दे हैव वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, नोट कर लिया होगा। मेरे ख्याल से यहीं पे हमारा आज का लेक्चर खत्म हो रहा है। ये होमवर्क है। देखिए आप लोग का जो L1 एस्पायर ऐप है वो बस मुझे लगता है कि इसी वीक में फंक्शनल हो जाएगा। आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि उसको आपको कैसे लॉगिन करना है। तो L1 एस्पायर ऐप, सबसे पहली बात यह है कि आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, एटलीस्ट उसको डाउनलोड कर लीजिए जो L1 एस्पायर ऐप आपको दिया गया है। पुराना वाला L1 एस्पायर ऐप नहीं, पुराना वाला नीले रंग का है। इस वाला लोगो अगर कोई आपको दिखे तो पुराना वाला L1 एस्पायर है। जो हमारा नया वाला L1 एस्पायर है वो दूसरे लोगों का है। तो आप नए वाले L1 एस्पायर, सुधीर यादव ने पूछा एक सवाल, उसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं कि वाइब्रेशनल एनर्जी क्या है, उसको बताइए। देखिए पार्टिकल के पास अपनी अलग अलग तरह की एनर्जी होती है, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है। जैसे कि कोई पार्टिकल है वो मूव नहीं कर रहा है, एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टिकल के पास कोई भी स्पीड नहीं है, कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो जब क्योंकि पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, उसके पास मोशन नहीं है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी होने के लिए मोशन को शो करना ज़रूरी है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। पर अगर कोई पार्टिकल अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है, तेजी के साथ क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो इस वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी मिलेगी पार्टिकल को, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज वाइब्रेशनल एनर्जी। वो कौन सी एनर्जी हो जाएगा, वाइब्रेशनल एनर्जी होगा। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज वाइब्रेशनल एनर्जी। So energy possessed by a substance due to vibration of particle, due to vibration, motion की बात नहीं कर रहे हैं, वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज वाइब्रेशनल एनर्जी। तो मैं आपको बोल रहा था कि नया वाला L1 एस्पायर आप
अपने सिस्टम पर, अपने स्मार्टफोन पर, लैपटॉप पर, जहाँ पे भी आपको मन करे वहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिए। और फिर उसमें कैसे लॉगिन करना है, आईडी क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे टेक्निकल टीम के साथ कांटेक्ट करिए, उनको फ़ोन करिए, मैसेज करिए, चाहे जैसे भी, और उनसे पूछिए कि हम कैसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उसमें देखेगा आपको DPPs मिलेंगे पहले टॉपिक का, जैसे कि पहला चैप्टर वहाँ पे लिखा होगा तो पहले चैप्टर का नोट आपको वहाँ पे मिलेगा, सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा। तो उस DPP में सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव DPP 1.1 पूरा करना है और साथ ही साथ सब्जेक्टिव DPP 1.2 भी पूरा करना है। दोनों DPP करिएगा, 1.1 1.2 पर मत जाइएगा क्योंकि वो अभी आगे की चीज़ है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव DPP 1.1 और 1.2 आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व कहाँ पे करना है, या तो आप फेयर कॉपी भी कर सकते हो, अगर आप फेयर कॉपी पे नहीं करना चाहते हो, उसको आप लेंदी नहीं बनाना चाहते हो, तो आप एक अलग से कॉपी लिख लीजिए या फिर रफ कॉपी में भी आप कर सकते हैं। पर जो आप करेंगे ईमानदारी से करेंगे, अच्छे से करेंगे और समझ के करेंगे। ये नहीं कि आधे अधूरे मन से आप सवाल लगा रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। एकदम कंसंट्रेट करके आप सवाल लगाइए, कुछ ही सवाल है, ज़्यादा सवाल नहीं है, ठीक है। तो ये काम आप लोग करिएगा। आप लोग का होमवर्क अब स्टार्ट होता है। धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि आप लोग को बुकलेट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव DPP आपको होमवर्क देंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में जब आप हमसे मिलेंगे, अगर कोई आपको डाउट होगा तो डाउट पूछिए, हम उसको सॉल्व करेंगे और आपकी परेशानी को दूर करेंगे। सर हम तो संजय सर को कहे थे अभी, ठीक है, वो आपको देंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑलरेडी टाइम इज़ ऑलमोस्ट ओवर, 3-4 मिनट बचा हुआ है, तो कोई बात नहीं, आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, और फिर हम लोग इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे कि किस वजह से सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी चेंज करती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज इन। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट, एंजॉयड इट और अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।